अरीशा शूट से फ्री होती अपने रूम में मौजूद थी जब शैज़ अंदर आया। अरीशा ने पलट कर उसे देखा तो ब्लू जीन्स और ग्रीन शर्ट में वो मुस्कुराता उसी को देख रहा था। तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अरीशा ने माथे पर बल डाले सवाल किया तो वो हंसता हुआ नफ़ी में सर हिला गया। तुम्हारी हर खबर होती है मुझे। वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठता उसे गहरी नज़रों से देखने लगा, जो उस वक्त जीन्स के साथ वाइट हाई नेक पहने हुए थी। मौसम के हिसाब से, क्योंकि आज काफ़ी ठंड हो गई थी, तो ना तुम मिलती और ना कहीं नज़र आती हो। बिल्कुल ही इग्नोर करने लगी हो तुम मुझे, शैज़ ने मुंह बनाते हुए कहा तो अरीशा ने नज़रों का जाविया बदलते अपने बालों को पोनी में कैद किया और उसके उसे खुले बालों से चिढ़ होती थी बहुत। मैं फ्री होकर आती हूँ, इसके बाद यहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अरीशा ने मोबाइल चेक करते मसरूफ़ से लहजे में कहा। यारम जो कल शाम से उसने व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भेजी थी वो उसने अब तक नहीं देखी थी। उसका रिएक्शन सोचते अरीशा गहरा मुस्कुराई थी और होंठ दांतों तले दबाते नफ़ी में सर हिलाया, जिसे शैज़ ने बड़ी गहरी नज़रों से देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, शैज़ ने कहा तो दरवाज़ा नॉक हुआ और उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। मैडम एक मिनट ज़रा बाहर आएंगी, काम है। वो लड़की अरीशा को जल्दबाजी में बुलाने आई तो मोबाइल टेबल पर रखती बाहर की तरफ बढ़ गई। वो शैज़ नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराया और उठकर टेबल की तरफ बढ़ा। मोबाइल उठाते उसने सबसे पहले व्हाट्सएप खोला और पहली चैट पर ही उसने क्लिक किया, जहां वाइल्ड मैन के नाम से नंबर सेव था। चैट खोलते उसके सामने जो तस्वीरें आई वो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। बहुत बेवकूफ़ हो तुम अरीशा, बहुत बेवकूफ़। शैज़ ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया और वही तस्वीरें खुद को फॉरवर्ड करते अपनी चैट वहां से डिलीट करते मोबाइल टेबल पर जैसा था वैसे ही रखते सोफे पर आ बैठा। अरीशा अंदर आई तो उसके पीछे एक लड़का दो कॉफ़ी के मग टेबल पर रख गया। मैं काफ़ी मसरूफ़ होती हूँ शैज़, इसलिए अब वक्त नहीं मिलता, और तुम्हें पता है मैं दोस्तियाँ बनाना और निभाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बस प्रोफेशन की हद तक बातचीत रखती हूँ मैं। लेकिन मुझे तो 3 साल से जानती हो ना यार, हमारी इतनी अच्छी बातचीत है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करती हो। अरीशा ने होंठों से मग को लगाते संजीदगी से कहा कि शैज़ ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहती थी, दोस्तियां बनाना उसे पसंद नहीं था। यही वजह थी कि ना कोई लड़की उसकी दोस्त थी और ना ही कोई लड़का, क्योंकि खुली सोच की मालिक थी वो, जो शेयर करना होता बीजान से कर लिया करती। इसके अलावा उसके पास और कुछ ना होता कि दोस्तियां बनाए और अपने मसले उन्हें बयान करे। इन सबको वो टाइम वेस्ट करना कहती थी। उसे अपने काम से प्यार था, इसलिए वो उसी की तरफ अपना फोकस रखती थी। शैज़ मैं मसरूफ़ होती हूँ अब, अरीशा ने बेजारी से कहा और टाइम देखती उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जब फ्री हो ना मुझे कॉल कर देना, किसी दिन बैठकर लंच या डिनर इकट्ठे करेंगे, शैज़ ने उसे कहा तो अरीशा ने मसरूफियत से सर हिलाया और अपना बैग उठाया। ओके मैं चलती हूँ, बाय, अरीशा कहती वहाँ से निकल गई, जबकि शैज़ ने उस मगरूर लड़की को देखकर दांत पीसे। तुम्हारी सारी अकड़ मैं निकालूंगा बेबी, जस्ट वेट एंड वॉच। शैज़ के दिमाग में जो शैतानियत छाई थी उसका असर अरीशा की ज़िंदगी पर इतना गहरा चढ़ने वाला था कि शायद उसने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा ही ना होगा ऐसा। सुबह होते ही जरमान नाश्ते के लिए नहीं आया। नूर अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी, उससे बात करना चाहती थी। उसने सोचा कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने किए की माफ़ी मांगेगी, लेकिन जरमान का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। थोड़ी ही देर में माही का फ़ोन बजा, जिस पर उसने सिर्फ इतना कहा, आज वो ज़रा मसरूफ़ है और नीचे उन दोनों का वेट कर रहा है। नूर को तब पता चला कि वो बोझल चेहरे के साथ आलियान को रेडी कर गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों भी जा चुके थे और उसे भी यारम से बात करनी थी कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में। उसे आज ऑफिस भी जाना था, इसलिए वो खामोशी से रेडी होने चली गई, ये सोचते कि जरमान को आकर मना लेगी। रेडी होकर वो अपनी कार के पास पहुंची और उसमें बैठी कि उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटती उससे पहले किसी ने उसके मुंह पे कपड़ा रखा और वो लम्हों में बेहोश होकर गिरी थी। उसका बेहोश वजूद लेते वो दूसरी तरफ बिठाते खुद सीट पर बैठता वहां से निकलता चला गया था, ये जाने बगैर कि जब उस लड़की को होश आएगा तो कयामत खड़ी कर देगी उसकी ज़िंदगी में। जबकि दूसरी तरफ जरमान ने उन दोनों को ड्रॉप किया और एक होटल पर रुकते उसने नाश्ता किया। वो नूर की ज़िंदगी में ज़्यादा मुदाखलत करने लगा था, शायद उसका कोई रिश्ता नहीं था उससे और जरमान को कोई हक ना था कि वो इस तरह उनकी ज़िंदगियों में शामिल हो। वो ठीक ही तो कह रही थी, इसलिए आज वो यहीं आ गया था नाश्ता करने। चाय नूर के हाथ की पीने की इतनी आदत थी कि उस चाय को हलक में उससे उंडेला भी ना गया।
कप और पैसे वहीं रखते वो पुलिस स्टेशन निकल गया। जहां पहुंचते उसे गाजी के बारे में पता चला। वो यकीनन उसके लिए बहुत काम आने वाला था। ज़ावियार ने आज हानम का बहुत इंतज़ार किया था ऑफिस में, ये जानने के बावजूद कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो आज नहीं आएगी। उसके बावजूद भी वो बेचैन सा बैठा था अपने ऑफिस में, जबकि यारम भी नहीं आया था अब तक। वो तो कब से गया हुआ था। ज़ावियार ने हानम को फ़ोन करना चाहा, लेकिन उसने फ़ोन भी ना उठाया। ये लड़की मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? ज़ावियार ने गुस्से से फ़ोन को देखते पूछा, जैसे वो उसे जवाब दे देगा, लेकिन वो था तो बेजुबान सा फ़ोन ही। दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब ना आया। तो ज़ावियार ने गुस्से में फ़ोन टेबल पर पटका। पिछले 2 घंटे में वो अब तक 4 कप कॉफ़ी के पी चुका था, जबकि 5वां कप अभी भी उसके सामने रखा था, जिसे देखते ज़ावियार को हानम की याद आई बहुत। हाँ, तो कड़वी ही होती है ये, इसे कभी सूंघा है आपने? मैं तो इसे सूंघ कर ही मर जाऊं। आप पता नहीं कैसे हलक में उंडेलते हैं। मुझे यकीन है मैंने अच्छी ही बनाई है। आप जानबूझकर मुझे ये कड़वी कॉफ़ी पिलाना चाह रहे हैं ना? नहीं पीऊँगी मैं नहीं पी रही इसे, प्लीज़। इसमें से तो गंदी सी स्मेल आ रही है। ज़ावियार को उसकी बातें याद आई थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो झल्ली सी लड़की और उसकी पागल सी बातें ज़ावियार के दिल में कब घर कर गई उसे पता ही नहीं चला था। अलमीर की बातों ने उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया था, और रही सही कसर कल होने वाले हादसे ने पूरी कर दी थी। ज़ावियार के माथे पर बल पड़े थे अलमीर की बात याद करते, जब उसने कहा था कि डैड और यारम से उसकी और हानम के रिश्ते की बात की जाए। ज़ावियार को लगा था किसी ने उसे जलती आग में फेंक दिया। वो इस कदर गुस्से में आ गया था कि उसके चलते वो अगले दिन हानम पर जुल्म कर गया था, लेकिन अब वो कोई गलती नहीं करेगा। हानम उसके लिए कितनी ज़रूरी है, इस बात का इल्म उसे अच्छी तरह हो गया था, और अब वो अपनी सांसों को खुद से दूर नहीं जाने देगा। थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि यारम ऑफिस आ चुका है, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ और यारम के कैबिन की तरफ बढ़ा। ज़ावियार ने अंदर कदम रखा और दरवाज़ा बंद किया ही था कि उसके मुंह पर जोरदार मुक्का पड़ा और वो पास पड़े सोफे पर गिरा। ज़ावियार ने आंखें नीचे अपने मुंह को सीधा किया। उसे लगा था उसका जबड़ा अंदर से हिल गया। उसने सामने देखा जहां यारम खड़ा अपने हाथ को झटक रहा था, जिससे उसने मुक्का मारा था। जबकि चेहरे के तासुरात भी सख्त थे। दिल कर रहा है तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूं, यारम कहता मुड़कर अपनी चेयर पर जा बैठा, जबकि ज़ावियार ने गुस्से और तकलीफ से अपने जबड़े को हिलाया। ये अपनी बॉडी के जौहर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे हैंडसम फेस की वजह खराब करके तुम्हें चैन नहीं मिला? ज़ावियार ने गुस्से से उठते शीशे में जाकर अपना चेहरा देखते कहा, तो यारम ने सर झटका। उसकी वो सो कॉल्ड फुफ्फो ने जो तमाशा लगाया ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। यारम गुस्से में बुड़बुड़ाया, तो ज़ावियार ने पलटकर माथे पर बल डालकर उसे देखा था। क्या मतलब? ज़ावियार ने उसके सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा, तो यारम ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी दास्तान सुनाई, जिसके बाद ज़ावियार का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने सुर्ख रंग फेंक दिया। गुस्से से सारा खून चेहरे पर सिमट आया था, ये सुनकर कि उसकी फुफ्फो ने यारम और हानम के रिश्ते को गलत रंग दिया। दिल कर रहा था उस औरत का गला घोंट दूं, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना सब्र कभी नहीं किया जितना उस औरत के लफ्ज़ों पर किया है मैंने। यारम ने गुस्से से कहा, तो ज़ावियार ने खामोशी से सुना, जबकि गुस्से से दिमाग के सारे तारों में शॉर्ट सर्किट होने लगे। लेकिन उसने खुद को काबू करते यारम की तरफ देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कल, जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। मेरी वजह से क्या हो गया? ज़ावियार ने तहम्मुल से कहा, तो यारम ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और फिर पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे वो बर्वक्त पकड़ गया, वरना उसका सर ही फट जाता। तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, यारम ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा। ओ भाईजान से मारना है क्या मुझे? ज़ावियार ने हड़बड़ाकर पेपर वेट टेबल पर रखा, तो यारम ने गुस्से से मुंह फेरते अपने लैपटॉप को ऑन किया। नूर नहीं आई अभी तक? ज़ावियार ने घड़ी देखते यारम से पूछा, तो यारम ने भी वक्त देखा। वो तो 10 बजे आने वाली थी, अब 11 बजे। तुम्हें इन्फॉर्म किया उसने? यारम ने कहा, तो ज़ावियार ने हैरत से नफ़ी में सर हिलाया। वो तो कभी ऐसे लेट नहीं होती, तो फिर आज? यारम ने कहते फ़ोन कान से लगाया था, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। यारम ने कहते वापस कॉल लगाई, लेकिन हर बार फ़ोन बंद मिल रहा था। जरमान खान से पूछो मीटिंग की डिटेल्स तो नूर के पास है, अब क्या होगा? ज़ावियार ने कहा, तो यारम ने जरमान को कॉल की, लेकिन नूर तो यहाँ नहीं आई। यारम ने दोहराया, तो ज़ावियार भी उसे देखने लगा। अच्छा तो ठीक है, मैं फ़िलहाल मीटिंग डिले कर दूंगा, तुम नूर से कांटेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म करना। यारम ने कहते फ़ोन रखा। नूर शायद कहीं और गई होगी, जरमान खान कह रहा है वो घर में भी नहीं है, यारम ने बताया, तो ज़ावियार ने भी कंधे उचकाए।
चलो फिर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, मीटिंग कल रख लेते हैं। जावियार कहता कैबिन से निकल गया था। जरमान परेशान सा खड़ा होता। नूर का नंबर बार बार डायल कर रहा था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। वो अभी कुछ वक्त पहले ही किसी काम से अपने फ्लैट वापस आया था जब उसे यारम की कॉल आई। वो खुद भी जानता था कि नूर की मीटिंग है आज। जरमान परेशान सा खड़ा नूर का नंबर बार बार डायल कर रहा था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही किसी काम से वो अपने फ्लैट वापस आया था जब उसे यारम की कॉल आई। वो खुद भी जानता था कि नूर की मीटिंग है आज, लेकिन इस वक्त वो वहाँ नहीं थी तो कहाँ गई थी। जरमान बार बार उसका नंबर डायल कर रहा था लेकिन वो बंद क्यों जा रहा था, उसे समझ नहीं आया। नूर अपना फ़ोन कभी बंद नहीं करती थी, बल्कि उसे भी हमेशा यही कहती थी कि अपना फ़ोन चार्ज रखा करे। और आज उसका अपना फ़ोन इस तरह से बंद होना उसे कोई गलत बात का सिग्नल दे रहा था, किसी बहुत गलत बात का। वो फ़ौरन अपने फ्लैट से निकलते बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में गया था, जहाँ किसी को इस तरह फुटेज देखना अलाउ नहीं था। लेकिन वो डीएसपी जरमान खान था, उसके लिए ये काम मुश्किल ना था। उसने अपने घर से निकलने के बाद की फुटेज चेक की थी, जहाँ नूर ठीक 1 घंटे बाद अपने फ्लैट से निकली थी। उसने पार्किंग के कैमरास चेक किए, जहाँ उसके निकलने से ठीक 10 मिनट पहले कैमरा ब्लॉक कर दिया गया था। और जब फुटेज स्टार्ट हुई तो वहाँ नूर की कार मौजूद नहीं थी। इसका मतलब उसका शक गलत हरगिज़ नहीं था, किसी ने नूर को किडनैप किया था। जरमान ने धाड़ से टेबल पर गुस्से से हाथ मारा कि आसपास खड़े लोग भी हिल गए। अगर ये तुम हुए अलमीर सिकंदर तो इस बार कोई कसम कोई वादा काम नहीं आएगा, जरमान ने खुद को कहते सुना और फौरन वहाँ से बाहर निकलता चला गया। वो भारी होते सर पर हाथ रखती आंखें खोलती इर्द गिर्द देखने लगी। दरमियाने साइज का कमरा था, जहाँ एक बिस्तर और एक ड्रेसिंग टेबल रखी थी। उसने दुखते सर को पकड़कर खुद को हिम्मत दी और खड़े होते इर्द गिर्द देखने लगी। ये सब क्या था, वो कहाँ पर थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि इस बात पर उसे अच्छी तरह यकीन हो चुका था कि उसे किसी ने किडनैप किया है, लेकिन उसे कोई क्यों किडनैप करेगा। नूर को अचानक घबराहट होने लगी जब पीछे से किसी ने दरवाज़ा खोला। नूर ने दुपट्टा उठाकर खुद फौरन खुद पर डाला था, जो उसकी बेहोशी की वजह से बिस्तर पर एक तरफ पड़ा था। लेकिन जब वो पलटी तो उसे लगा किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसके दिल ने उसी लम्हे उससे मिन्नत की कि नहीं, काश ये झूठ हो। सामने खड़ा शख्स कुछ भी कर सकता था लेकिन ये नहीं। लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं देख रही थी जो आंखें खोलते ओझल हो जाता। सामने खड़ा शख्स उसकी आंखों की बेयकीनी को नज़रअंदाज करते मुस्कुराता हुआ कदम बढ़ाता उसके करीब आया, जो साकित सी उसे बुत बनी देख रही थी। हेलो हाला यूसुफ। वो उससे 2 कदम दूर रुकते उसके कान के करीब झुककर बोला कि उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। अलमीर ने दूर होते उसकी आंखों में झांका, जो बेयकीनी से उसी को देख रही थी। इन नज़रों से मत देखो, तुमने मुझे मजबूर किया है हाला यूसुफ। वो नरमी से उसकी आंखों को और कभी उसके होंठों को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है उस दिन के बाद तुम मेरे सर पर सवार हो गई थी। तुम्हारी बातों ने यहाँ यहाँ असर किया। अलमीर ने दिल के मकाम पर उंगली रखते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? मर गई हाला यूसुफ। तुमने खुद गला घोंटा इस मोहब्बत का, लेकिन तुम्हारे उन लफ्ज़ों के बावजूद भी मुझे तुम्हारे लहजे में मोहब्बत की रमक नज़र आती थी। ऐसा क्यों था हाला यूसुफ? अलमीर ने सरगोशीनुमा लहजे में कहा तो नूर के कानों में जरमान के अल्फाज गूंजे, तुम आज भी अलमीर सिकंदर की फ़िक्र करती हो, तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो ना? तो क्या वाकई वो अब भी उस शख्स के लिए अपनी मोहब्बत को नहीं मार सकी थी? क्या वाकई वो अपने लहजे में वो नफ़रत पैदा नहीं कर सकी जो अलमीर सिकंदर को उससे दूर कर दे? उसके हैरान तासुरात को देख अलमीर गहरा मुस्कुराया कि उसके दोनों गालों में गड्ढे पड़े। उसके तासुरात ने अलमीर सिकंदर के दिल पर मोहर लगाई थी। हाँ, हाला यूसुफ ने 5 साल से उसके दिल को बेचैन कर रखा था, और उस दिन की बातों ने उसके दिल को एहसास दिलाया कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो सब ठीक कर सकता था। वो अलमीर वजाहत सिकंदर था। वो जिस लड़की के नसीब में आता वो रश्क करती उस पर, और हाला यूसुफ की आंखों में आज भी उसने अपने लिए मोहब्बत देखी थी। वो छुपा तो सकती थी लेकिन उस मोहब्बत को मार नहीं सकती थी। और हाला यूसुफ की ज़िंदगी में आकर अलमीर सिकंदर उसका ये दुख मिटा देगा। 5 सालों पहले जो गलती उसने की थी उस गलती को ठीक कर सकता था कि सामने खड़ी लड़की उसके दिल में बहुत गहराई से उतर गई थी और उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन उसका जुनून उस पर हावी हो रहा था। इसलिए उसने तय किया कि वो उस गलती को ठीक कर देगा। वो हाला यूसुफ को अपना ले
लेगा। वो जानता था वो उसे माफ़ कर देगी। जब उसे पता चलेगा कि अजमेर सिकंदर उससे शादी के लिए राज़ी है, वो सब भूल जाएगी। ये कोई छोटी बात तो ना थी। मैं जानता हूँ तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद हो कि सुबह दोपहर शाम मेरे ख़्यालों में तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता है। शायद मुझे भी इन 5 सालों में एहसास हो गया है हाला यूसुफ़ कि तुम्हारी तरह अजमेर सिकंदर को भी उससे मोहब्बत हो गई है। हाला यूसुफ़, निकाह करोगी मुझसे? अजमेर ने उसकी कान लट के पीछे उड़सते हुए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके लफ्ज़ों और उसके लम्स पर नूर होश में आती, उसके सीने पर हाथ रखती, उसे खुद से दूर झटक गई जैसे वो कोई अछूत हो, और आंखें फाड़े वो उसे देखने लगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? वो गुस्से से उसे देखते बोली तो उसके लहजे पर अजमेर की मुस्कुराहट सिमटी। आपने हमें किडनैप किया? कह दें कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। आप इतना नीचे नहीं गिर सकते। हाला यूसुफ नफ़ी में सर हिलाते बेयकीनी से बोली तो अजमेर खामोशी से उसे देखता रहा। ये कोई ख्वाब नहीं है, मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इजहार कर रहा हूँ मैं अपनी मोहब्बत का तुमसे। इस फजूल सी बात पर तुम लड़ रही हो। अजमेर वजाहत सिकंदर तुम्हें प्रपोज कर रहा है हाला यूसुफ। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला, इस तरह जैसे वो उसकी बात पर बेयकीन हो रही हो, और हंसने लगा था उसकी बेयकीनी पर। कितना मगरूर था ये इंसान। भाड़ में गई आपकी मोहब्बत। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ तक उठाकर लाने की अजमेर सिकंदर? वो गुस्से में उसके करीब जाती, उसका गिरेबान पकड़ती, चीखी थी कि पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी थी। जबकि उसका ये रिएक्शन देखकर अजमेर साकिन सा उसे देखे गया। हमारी शादी हो चुकी है अजमेर सिकंदर, एक बच्चे की माँ है हम। वो उसका गिरेबान समेत उसको खुद से दूर झटकते हुए चीखी कि अजमेर लड़खड़ा कर उससे दूर हुआ। उसके लफ्ज़ों से जो झटका अजमेर सिकंदर को लगा था वो उससे भी ज़्यादा शदीद था। वो बेहिसो हरकत मुतहैयर सा उसे देखे गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाला यूसुफ किसी और की हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। अजमेर का दिमाग उन लफ्ज़ों में अटक सा गया। उसे लगा अभी हाला यूसुफ कह देगी कि ये झूठ और मजाक है, लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं बोली थी। वो नफ़रत से उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में आग थी जिसमें अजमेर सिकंदर को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे झूठ बोल रही हो। कहो झूठ बोल रही हो ना तुम? अजमेर ने ही जियानी अंदाज में बोलते हुए कहा, और फिर उसके करीब आते उसका बाजू दबोचते गुर्राया। तो हाला ने इस बार फिर उसको खुद से दूर नहीं झटका। 5 साल पहले जब आपने आपने हमें पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया, उस दिन हमारी माँ ने हमें एक नफसियाती के साथ ब्याह दिया अजमेर सिकंदर, उस गुनाह की सज़ा में कि हमने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। वो आंखें फैलाए उसके सीने पर उंगली ठोक कर बोली थी, और फिर हाला यूसुफ को अपने बाजुओं पर उसकी गिरफ्त खुद ब खुद कमज़ोर होती महसूस हुई, जिसे देख वो तंजिया मगर कुर्ब से मुस्कुराई। वो जहन्नुम ज़दा ज़िंदगी याद करते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन हैरत इस बात पर थी कि उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। और फिर वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में इतना दर्द था कि अजमेर को अपने जिस्म में सनसनी दौड़ती महसूस हुई। ये झटका हर चीज़ से बढ़कर था अजमेर वजाहत सिकंदर के लिए। उसे लगा किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों और रूह उसके जिस्म से नोच लियो। क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, आप जैसे लोगों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा रिएक्शन मत दे अजमेर सिकंदर। वो नफ़ी में सर हिलाती ही ज़ियानी अंदाज में बोली तो अजमेर को लगा कि किसी ने उसके दिल पर ज़रब लगाई हो। उस शख्स ने हम पर दिन रात तशद्दुद किया है। पता है क्यों? क्योंकि उसने उस दिन आपके और आपके दोस्तों की बातें सुन ली थी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में, जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी इज्जत, हमारी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो उसके करीब आती, उसकी आंखों में देखती, हल्की मगर वहशत ज़दा आवाज़ में बोली कि हाला यूसुफ की आंखें उस वक्त तकलीफ़ और कुर्ब से सुर्ख हो रही थी, जबकि अजमेर सिकंदर की हालत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया। हमें अपने निकाह में लिया, हमें दिन भर डंडे से, बेल्ट से और हर उस चीज़ से जो उसके हाथ लगती थी उससे मारा कि हम बद किरदार थे जिसने मोहब्बत जैसा गुनाह किया था। वो कपकपाती आवाज़ में वो वक्त याद करती बोली कि उसकी बातें सुनकर अजमेर का रुआं रुआं कांप उठा। वो बेयकीनी से उसे देखे गया और फिर नफ़ी में सर हिलाने लगा। यही नहीं, उसने रात रात भर हमें अपनी कुर्बत की मार मारा। मर्द का एक वहशी रूप हमने देखा है अजमेर सिकंदर, और उस रात हमने उसकी कुर्बत में जलते उससे इतनी नफ़रत नहीं की जितनी नफ़रत आपसे की थी। वो गुस्से से उसके सीने पर हाथ मारती, ज़ोर से झटकती, रोती रोती चीखी थी कि उसकी तकलीफ़ सुनते अजमेर जैसे इंसान की आंख से आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरा। वो बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखेगा, जबकि उसकी आंख से आंसू टूटते देख हाला यूसुफ का रोते रोते फिर कह कहा गूंजा, क्या हुआ?
آپ کا ضمیر تو نہیں کانپ رہا؟ ابھی آگے نہیں سنیں گے؟ حالہ یوسف اس کے قریب آتے بولی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھے گیا۔ اور کیا کچھ باقی تھا جو اس لڑکی نے برداشت کیا تھا؟ ہم اس کے بچے کی ماں بننے والے تھے، لیکن اس نے اپنا تشدد نہیں روکا۔ ہر اس طرح سے ظلم کیا ہم پر جس طرح وہ کر سکتا تھا، ہر اس طرح سے ہماری کھال کو ادھیڑا جس طرح وہ ادھیڑ سکتا تھا، اور کوئی نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہماری ماں تک نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہمارا کوئی نہیں تھا المیر سکندر کہ ہمیں اس ظالم درندے سے بچاتا، کوئی نہیں تھا۔ پھر حالہ اس کا گریبان پکڑتے بری طرح رو دی کہ المیر کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا جو ہمیں اس جہنم سے بچاتا، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی میں زرمان خان جیسا فرشتہ آیا تھا، اور پھر ایک رات وہ شخص جو کہنے کو ہمارا شوہر تھا، ہماری بد کرداری کی آگ میں جلتا، ہم پر مٹی کا تیل چھڑکتا ہمیں آگ لگانے لگا تھا۔ جب زرمان خان نے ہمیں اس درندے سے بچایا، ہمیں زرمان خان جیسے غیر انسان نے آ کر بچایا تھا المیر سکندر، جس آگ میں آپ نے ہمیں پھینکا تھا، اس آگ سے ہمیں زرمان خان نے باہر نکالا تھا۔ حالہ یوسف کی چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا وجود اسی پر نظریں گاڑے ایسے کھڑا تھا جیسے آہستہ آہستہ کوئی اس کے جسم سے بے دردی سے روح کو نوچ کر نکال رہا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، آنکھیں پھاڑے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے لفظوں سے، اس کی باتوں سے وہ کہنا چاہتا تھا کہ حالہ یوسف بس کرو، خاموش ہو جاؤ، لیکن آج منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا المیر سکندر کے۔ اور پھر ہم نے اس ظلم کی پاداش میں خود بھی ایک گناہ کر دیا۔ ہم نے اپنے شوہر سعد کے حق کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی، ہم نے اسے جان سے مار دیا، ہم نے اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ وہ بری طرح چیخی کہ المیر وجاہت سکندر جیسے مضبوط شخص کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ ساکت و جامد اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ حالہ یوسف زمین پر بیٹھی اپنے ظلم یاد کرتی بری طرح رو دی تھی، جبکہ سامنے کھڑے وجود کی حالت بھی آج اس سے منفرد نہ تھی۔ المیر کو لگا جیسے اب اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو، اب یہ قصہ تمام ہوا، اب شاید وہ مر چکا ہو۔ حالہ یوسف ہوش میں آتی اپنے آنسو صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ محبت ہو گئی ہے ہم سے؟ نکاح کریں گے ہم سے؟ ایسے زبردستی آپ ہمیں یہاں نکاح کرنے کے لیے لائے ہیں کیا؟ وہ اس کے قریب آتی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو زمین پر نظریں گاڑے ایسے کھڑا تھا جیسے بے جان ہو۔ ہمیں نفرت ہے آپ سے المیر وجاہت سکندر، سنا آپ نے؟ نفرت ہے ہمیں آپ سے، اتنی نفرت کہ ہم یہاں کھڑے کھڑے دوسری گولی آپ کے سینے میں بھی اتار سکتے ہیں، اور ہماری آنکھ سے آپ کی محبت میں ایک آنسو بھی نہ گرے گا۔ وہ غصے سے گرائی کہ المیر نے زمین سے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ کر کے دکھائیں المیر سکندر ہم سے آپ نکاح۔ ہم وہ دبو لڑکی نہیں ہیں جو اب ہر ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کر جائیں گے۔ آپ کی حاکمیت میں آنے سے پہلے ہم خود کو آگ لگا لیں گے، زندہ جلا دیں گے ہم خود کو، اور اس سانولی لڑکی کا قصہ یہیں کے یہیں ختم کر دیں گے۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں پھنکارتے ہوئے دیکھ کر بولی کہ المیر کے دل پر دوسری ضرب لگی۔ وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی تھی کیا؟ ہماری ایک غلطی نے ہماری زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دی تھی۔ ہمیں کوئی معافی نہیں ملی، کیونکہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود لڑنا پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی، اور ہم نے یہ جنگ خود لڑی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں مضبوط کیا ہے، اور ہمارے رب کے بعد اس واحد شخص نے جسے ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا تھا، اور وہ زرمان خان ہے۔ حالہ نے مغرور لہجے میں زرمان کا نام دیا کہ المیر کو لگا کسی نے اسے جلتے انگاروں پر چھوڑ دیا۔ وہ واحد مرد تھے جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہوا کہ یہ دنیا آپ کے اور سعد جیسے لوگوں سے ہی نہیں بھری ہوئی، بلکہ زرمان خان جیسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، جو انسانی روپ میں فرشتہ بنتے ہیں ہم جیسے بے آسرا لوگوں کے لیے۔ ہمارے رب نے بھیجا انہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی مغرور لہجے میں مسکرا کر بولی، ہمیں نفرت ہو گئی تھی ہر مرد سے، کسی پر بھی اعتبار کرنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس شخص نے ہمیں سکھایا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس مرد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں جس پر حالہ یوسف اب بھروسہ کرے۔ وہ شخص میری نظر میں عظیم ترین انسان ہے۔ آپ جیسا شخص زرمان خان کی دھول بھی نہیں ہو سکتا المیر سکندر۔ وہ شخص مثال ہے کہ دنیا میں صرف آپ جیسے مرد نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ المیر نے ساکت ہوتے اس کے جملے سنے تھے، کیونکہ ہلنے کی سکت تو اس نے چھین لی تھی۔ حالہ نے نفرت سے اسے دیکھا، اگر مرد ہے نا،
अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचिएगा। बेशक अल्लाह ने आपको बहन ना दी हो, लेकिन कभी एक औरत आपकी इज्जत बनेगी तो सही ना। और मैं अपना दर्द शायद भूल जाऊँ अजमेर सिकंदर, लेकिन मेरा रब वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रखता है। और मकाफात इस दुनिया का दस्तूर है, इसलिए आइंदा ये नीच हरकत मत कीजिएगा। हाला ने आंखें फाड़े उंगली से वार्न करते हुए कहा, हाला यूसुफ तो बर्बाद हो गई है, अब अजमेर सिकंदर को भी मुंतशिर होना होगा। वो उसके सीने पर उंगली ठोकती हुई बोली। जब किसी धार से दरवाज़ा खुला था, नूर ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि जरमान खान खड़ा था, पुलिस वर्दी में, और आंखें लाल सुर्ख थीं जबकि सांस गुस्से से फूल रहा था।